आज देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल जो है आपका द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। मतलब कि गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया का अगर हमको सेट बनाने के लिए बोला गया तो क्या इसका ये सेट हम बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। तो आपको कल बताए थे कि गुड क्रिकेट प्लेयर हो गया, गुड राइटर हो गया, या बेस्ट राइटर हो गया, या डेंजरस एनिमल हो गया, इस टाइप का जो भी सेट बनाने के लिए आएगा तो ये सेट नहीं बनेगा, क्योंकि ये सब डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड टर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मान लीजिए कि हम 2 लड़का में या मान लीजिए 5 लड़का में हम बोले कि आप जो है 5 गुड क्रिकेट प्लेयर का आप नाम लिखिए जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो वो लिखेंगे तो सबका आंसर कोई जरूरी नहीं कि सब एक ही हो, सब अपना अपना तरीके से जिसको जो अच्छा लगता है वो अपने हिसाब से उसको लिखेगा। ठीक है, कोई सचिन तेंदुलकर को अच्छा लिखेगा, कोई मान लीजिए कि राहुल द्रविड़ को, तो सबका अपना अपना वहाँ पर है, सबका वहाँ पर आंसर समान नहीं होगा, सबका आंसर वहाँ पर सेम नहीं होगा, तो इसलिए वो सेट जो है आपका नहीं बनेगा। तो गुड क्रिकेट प्लेयर हो गया आपका, या बेस्ट क्रिकेट प्लेयर हो गया, या यहाँ पर क्रिकेट प्लेयर की जगह दूसरा कोई प्लेयर जैसे फुटबॉल प्लेयर हो गया या हॉकी प्लेयर हो गया, कुछ भी यहाँ पर अगर हो जाएगा, या राइटर ही हो जाएगा तो सब आपका क्या होगा, या मान लीजिए कि एक्टर ही हो गया। जैसे अब मान लीजिए किसी का जो फेवरेट एक्टर होगा, मान लीजिए कि सलमान खान, किसी का अक्षय कुमार, तो ये सब जो भी टर्म है, इस तरह का जो टर्म है वो आपका क्या है, डिफाइंड टर्म नहीं है, वेल डिफाइंड टर्म नहीं है, तो इसलिए इसको हम सेट नहीं बोलेंगे। तो यह जो आपका है ये एग्जाम्पल नंबर आपका 11 ये आपका सेट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम इसको क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट है आपका द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट रिनाउंड मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड। रिनाउंड जो होता है बेसिकली इसका मतलब समझ सकते हैं कि फेमस जो होता है, फेमस मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध। प्रसिद्ध मतलब इसको हम नामी कहते हैं कि बहुत नामी गामी है, प्रसिद्ध है। तो रिनाउंड का मतलब फेमस ही होता है, समझ सकते हैं कि इसका सिमिलर वर्ड है, या समझ सकते हैं कि इसका सिनोनिम से। तो लिखा हुआ है द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट रिनाउंड मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि वर्ल्ड के अगर हमको मैथमेटिशियन का अगर हमको सेट बनाने के लिए दिया गया, और 5 मस्ट मतलब कि सबसे प्रसिद्ध, तो ये भी है जो आपका क्या है सबसे प्रसिद्ध। हम नहीं यहाँ पर बोल सकते हैं, या जैसे हम कल एग्जाम्पल दिए थे मस्ट डेंजरस एग्जाम्पल, मस्ट डेंजरस एनिमल का, जिससे वो सब सुपरलेटिव दिया गया, या कंपैरेटिव, माने कि यहाँ पर इस टाइप का एडजेक्टिव यूज होगा जो आपको डिफाइन नहीं लगेगा। जैसे अगर मान लीजिए कि हमसे बोला गया कि 5 ब्लाइंड पर्सन ऑफ द विलेज, मतलब कि मेरे विलेज में 5 ब्लाइंड पर्सन का अगर हमको मतलब कि ब्लाइंड पर्सन मतलब क्या हो गया, जो अंधे व्यक्ति हैं, तो उसका हम सेट बना सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अंधा मैंने ब्लाइंड पर्सन हम किसको बोलेंगे, या डम पर्सन किसको बोलेंगे। तो ये सब हम डिफाइन कर सकते हैं कि जिसको दिखाई नहीं दे रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, अंधा बोलेंगे। तो इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। या मान लीजिए बोला गया कि जो क्या है हैंडीकैप्ड है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। लेकिन जो 5 मोस्ट रिनाउंड मैथमेटिशियन हो गया, तो ये सब जो है टर्म है आपका क्या है, माने कि थोड़ा सा समझने से ही आपको लगेगा कि ये सब आपका क्या है, ये सब डिफाइंड नहीं है। मतलब कि अगर कोई मस्ट रिनाउंड मैथमेटिशियन लिखने के लिए बोला गया, तो मान लीजिए कि कोई सीवी रमन को लिख दिया, या मान लीजिए दूसरा, सॉरी सीवी रमन तो क्या थे, सीवी रमन जो थे शायद उनका फिजिक्स में साथ मैथ में भी है, और जैसे मैथ में मान लीजिए कि आर्यभट्ट हो गया, या आपका क्या हो गया यूक्लिड हो गया, या मान लीजिए कि क्या पाइथागोरस हो गया, तो सब लिखेंगे, तो सब अपना अपना हिसाब से लिखेंगे। तो ये सब जो है सबका आंसर वहाँ पर क्या होगा, सिमिलर नहीं होगा, सबका आंसर वहाँ पर सेम नहीं होगा, सब अपना हिसाब से। अब मान लीजिए कि अमेरिका का है तो अपने यहाँ के मैथमेटिशियन का नाम लिख देगा, कोई पेरिस का है तो वहाँ का लिख देगा, कोई फ्रांस का, तो सबका अलग अलग होगा। तो वहाँ पर जो वर्ल्ड का जो यहाँ पर क्या होगा मस्ट रिनाउंड मैथमेटिशियन, ये भी आपका क्या होगा सेट नहीं बनेगा। तो इसको भी हम क्या कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ इंडिया। तो ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ इंडिया तो सब अपने आप में सुंदर ही होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ इंडिया है, तो कोई अपने आप को खराब नहीं मानता है, चाहे वो सांवला हो गया चाहे गोरा हो गया, किस तरह का। तो यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ब्यूटीफुल गर्ल हम किसको बोलेंगे, कहीं पर किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है कि ब्यूटीफुल गर्ल हम किसको बोलेंगे। तो ये सब जो टर्म है, ये सब भी आपका टर्म क्या है, डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड टर्म नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, सेट नहीं कहेंगे। अच्छा, यहाँ पर ब्यूटीफुल की जगह क्रूएल गर्ल्स रहेगा तब भी वहाँ पर क्या है, जैसे अगर कहीं पर भी नहीं लिखा है कि क्रूएल गर्ल्स हम किसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये सभी आपका सेट नहीं बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो हम लिखे हैं 2 स्टार, देखिए इसका मतलब क्या होगा, जैसे रिच पर्सन हो गया, रिच पर्सन मतलब क्या हो गया, धनी व्यक्ति हो गया। ऑनेस्ट पर्सन मतलब ईमानदार हो गया, या डिसऑनेस्ट पर्सन हो गया। गुड प्लेयर्स हो गया, ओल्ड पीपुल हो गया, यंग मैन हो गया, या यंग पीपल हो गया। ये सब जो है सेट नहीं बनाता है। इस तरह का जो भी सिमिलर वर्ड अगर इस तरह का आपको मिलेगा, यहाँ पर ETC लिखा हुआ है, मतलब इसके अलावा और सारा कुछ एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर हम बता दिए हैं कि रिच पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन, कहीं पर नहीं लिखा है कि रिच पर्सन किसको बोलेंगे। मतलब कि किसी के पास अगर 10 लाख रुपया हो गया तो उसको रिच पर्सन बोलेंगे, ऐसा जरूर नहीं। किसी के पास अगर 1 करोड़ रुपया हो गया तो उसको रिच पर्सन बोलेंगे, ऐसा नहीं है। तो रिच पर्सन का, या ऑनेस्ट पर्सन का, या गुड प्लेयर्स का, या डिसऑनेस्ट का, या बैड प्लेयर का ही, ठीक है ना। जैसे गुड प्लेयर है, हो सकता है बैड भी, क्योंकि बैड भी आपका क्या है, एडजेक्टिव ही है।
ग्रामर में आप लोग पढ़े होंगे। तो बैड प्लेयर का या गुड प्लेयर का या बेस्ट प्लेयर का ये सब कहीं भी डिफिनेशन नहीं लिखा हो, ये सब कहीं भी डिफाइंड टर्म नहीं है। या ओल्ड पीपल किसको बोलेंगे, ओल्ड पीपल ऐसा नहीं। हाँ, यहाँ पर ओल्ड पीपल की जगह अगर सीनियर सिटीजन यहाँ पर आता, आगे पढ़ेंगे कि सीनियर सिटीजन क्या होता है। सीनियर सिटीजन बेसिकली होता है कि जैसे अगर मान लीजिए कोई आदमी क्या होता है कि रिटायर्ड हो जाते हैं, क्या कहते हैं रिटायर। या मान लीजिए कि सीनियर सिटीजन का मतलब समझ सकते हैं कि जिनका एज 60 से प्लस हो जाता है। ये मेन वीमेन के लिए अलग होता है, मेन के लिए 60 है शायद, अब मैंने हम कंफर्म नहीं बता रहे हैं, शायद 60 ही है। और आपका जो फीमेल है उनके लिए 58 है। मतलब कि जो क्या होता है वोटर आई डी कार्ड होता है उसमें अगर किसी का जो एज है क्या है कि अगर 60 हो गया या 60 हो गया है या वीमेन में 58 हो गया है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीनियर सिटीजन बोलते हैं, मतलब कि वरिष्ठ नागरिक बोलते हैं। ठीक है, आपसे हिसाब से आप समझो कि जो पेंशन और मिलता है ना कि तो उसी के हिसाब से मिलता है। तो वहाँ पर हम कर सकते हैं कि अगर हमको बोला गया कि आपके गांव में कितने सीनियर सिटीजन है तो वहाँ पर हम देखेंगे कि जिनका एज का क्राइटेरिया अगर मान लीजिए 58 क्रॉस कर गया है फीमेल में, या मेल में अगर किसी का एज 60 हो गया है मतलब कि उनको हम सीनियर सिटीजन बोल सकते हैं। तो सीनियर सिटीजन वहाँ पर डिफाइन है क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट ने इस तरह का फैसिलिटी बना चुका है किसको हम सीनियर सिटीजन बोलेंगे किसको नहीं बोलेंगे। तो वो आपका क्या है सेट बनाएगा। तो यहाँ लेकिन ओल्ड पीपल का यहाँ पर कहीं डिफाइन नहीं किया कि 50 प्लस हो गया था आप ओल्ड हो गया, ऐसा जरूरी नहीं है यहाँ पर। या यंग हो गया तो ये भी आपका डिफाइन नहीं है। तो ये सब जो है आपका सेट्स फॉर्म नहीं करता, मतलब कि सेट ये सब नहीं बनाता है। ठीक है, मतलब कहीं पर लिखा रहेगा आपको कि द कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन, तो ये आपका सेट नहीं बनाएगा। कहीं पर लिखा रहेगा कि द कलेक्शन ऑफ ऑनेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, तो ये भी आपका सेट नहीं बनाएगा। या कहीं पर लिखा हुआ है द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंग्लैंड, या कहीं पर भी लिखा रहेगा तो आपका क्या हो सेट ये सब नहीं बनाएगा। नेक्स्ट है आपका ब्लाइंड पर्सन, मतलब कि हो गया अंधा व्यक्ति। डम्ब पर्सन मतलब होता है डम्ब मतलब होता है जो नहीं बोल सकता है, इसको हम सर गूंगा कहते हैं हिंदी में, मतलब कि जो नहीं बोल सकता उसको हम क्या बोल देंगे डम्ब पर्सन। इलिटरेट पर्सन मतलब कि जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता उनको हम क्या बोलेंगे इलिटरेट, माने असाक्षर। साक्षर मतलब लिटरेट मतलब होता है साक्षर, इलिटरेट मतलब कि जो पढ़े लिखे नहीं उनको हम क्या बोलेंगे इलिटरेट। तो ये सब डिफाइंड है कि इलिटरेट हम किसको बोलेंगे, लिटरेट हम किसको बोलेंगे। रिटायर्ड पर्सन, अगर मान लीजिए कोई रिटायर्ड पर्सन है तो हम समझ आएंगे कि उनका एज 60 प्लस हो गया है, जैसे भारत में यहाँ पर है। अब दूसरे कंट्री में अलग हो सकता है कि वहाँ पर 65 ईयर्स पर या कितने दिन पर रिटायर करते हैं, लेकिन हमारे कंट्री में यहाँ पर भारत में क्या है कि 60 प्लस एज हो गया तो क्या कर जाएंगे 60 साल में वो रिटायर कर जाएंगे। तो रिटायर्ड पर्सन, तो ये भी आपका डिफाइंड टर्म है। तो रिटायर्ड पर्सन हो गया, तो ये सब जो टर्म है आपका सेट बनाएगा। तो लिखा हुआ है ब्लाइंड पर्सन, डम्ब पर्सन, इलिटरेट पर्सन, रिटायर्ड पर्सन, इटीसी फॉर्म सेट्स, मतलब कि ये सब जो टर्म इस तरह का सिमिलर टर्म जो भी रहेगा वो आपका क्या होगा सेट फॉर्म करेगा। नेक्स्ट है आपका सीनियर सिटीजन, मतलब कि वरिष्ठ नागरिक। इन योर विलेज, माने आपके गांव में जो वरिष्ठ नागरिक है तो इसका आप सेट बना सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हो, अगर आप सेट बनाए तो आपको सब याद नहीं हो। ठीक है, जैसे हम कल बताए थे रिवर में कि रिवर का नाम आपको पूरा याद नहीं है, तो की बात ऐसा नहीं कि आप उसका सेट नहीं बना पाएंगे। अगर आपके पास जीके की बुक में या कहीं पर लिखा हुआ है कि इतने नदी हैं रिवर है तो आप उसका सेट बना सकते हैं। तो इस तरह से सीनियर सिटीजन इन योर विलेज, तो ये भी आपका सेट बनाएगा। नेक्स्ट है आपका ऑल एनिमल्स ऑन द अर्थ, मतलब कि अर्थ पर जितने एनिमल हैं, सॉरी यहाँ पर हम पहले टिक कर देते हैं, ये सेट बनेगा आपका ऑल एनिमल्स ऑन द अर्थ, माने कि अर्थ पर जितने भी एनिमल हैं, तो बहुत सारे एनिमल हैं, अब काउंट करना तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन अर्थ पर जितने भी एनिमल हैं उसका, जैसे आप पढ़े होंगे क्लास 9th में आप पढ़े होंगे, क्लास 9th में आप पढ़े होंगे बायोलॉजी में आप पढ़े होंगे कि जीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, प्लांट किंगडम पढ़े होंगे, एनिमल्स किंगडम पढ़े होंगे। तो उसमें आपको कि किसको हम रेप्टाइल्स बोलेंगे, किसको हम एम्फीबियंस बोलेंगे, तो सब का वहाँ पर क्या है कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया था। तो उस हिसाब से हम उसका संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने जीव है। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे जीव है, नाम याद रखना पॉसिबल है नहीं, लेकिन ये भी जो है आपका वो क्या है, ये भी आपका सेट बनेगा कि अर्थ पर जितने भी एनिमल है सब आपका क्या होगा सेट इसका बनेगा। आगे कलेक्शन ऑफ ऑल नोवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। नोवेल्स का मतलब होता है उपन्यास होता है, तो कलेक्शन ऑफ ऑल नोवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद जो है हिंदी के क्या है राइटर हैं। तो इनके द्वारा जितना नोवेल लिखा गया है तो फिक्स है कितना लिखा गया है, तो हम इसका सेट बना सकते हैं। तो ये भी आपका क्या होगा सेट होगा, चाहे मुंशी प्रेमचंद हो या दूसरे कोई भी राइटर हो, उनके द्वारा जो लिखा गया है वो आपका क्या होगा उनका सेट बनेगा। ठीक, या मान लीजिए कलेक्शन ऑफ ऑल बुक्स रिटन बाय केसी सिन्हा, या मान लीजिए रहता है आर एस अग्रवाल, या रहता है यहाँ पर आर डी शर्मा या मोनिका कपूर, या मान लीजिए दूसरे कोई भी राइटर है, या एम धीरेन्द्र दोषी। तो कुछ भी अगर मान लीजिए राइटर का नाम है लिखा गया, उनके द्वारा बुक है
कुछ भी है तो या मान लीजिए कि पोएम ही है तो ये सब जो है आपका वो भी सेट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, तो ये आपका क्या होगा, सेट बनेगा। नेक्स्ट है आपका ऑल मंथ्स बिगनिंग विथ लेटर एम। ऑल मंथ्स बिगनिंग विथ लेटर एम मतलब बिगनिंग मतलब होता है शुरुआत होना। तो जितने भी मंथ्स हैं, जितने भी मंथ हैं, तो आपको पता है कि 12 मंथ है, तो जितने भी मंथ जो है किससे शुरू हो रहे हैं, एम लेटर से शुरू है। जैसे आपका मार्च हो गया, मई हो गया, तो ये जो 1 है या 2 है या जितना है, ठीक है ना। तो ऐसे तो जनवरी फरवरी नहीं हुआ, मार्च आपका हो गया, मई हो गया, उसके बाद आपका कोई नहीं है। तो आपका मार्च और मई जो आपका है वो क्या है, लेटर एम से शुरू होने वाला मंथ है। तो ये दोनों आपका मार्च और मई जो आपका क्या होगा, एक सेट बनाएगा, तो ये भी आपका सेट बनेगा। अगर मान लीजिए लेटर एम की जगह लेटर अगर आपका ए रहता है या लेटर मान लीजिए जे रहता, तो हम देख लेते कि उसके थ्रू होने वाला है या नहीं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आता है क्या कि ऑल मंथ्स बिगनिंग विथ लेटर जेड, तो आपको पता है कि जेड से कोई मंथ का नेम शुरू नहीं होता है, जेड से कोई शुरू नहीं होता है। या आपसे बोल दिया कि वाई से, तो वाई से कोई शुरू नहीं होता है, तो वहाँ पर हम क्या कर देंगे कि वहाँ पर क्रॉस कर देंगे कि वो सेट नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ कि लेटर एम से, तो हम देखेंगे लेटर एम से कोई बन रहा है, किसी मंथ का नाम एम से है या नहीं, तो है, तो वहाँ पर सेट बनेगा। तो ये हो गया। तो इतना एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि 2 और एग्जाम्पल क्या हो सकता है। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है या क्यूबिक इक्वेशन आपको दिया हुआ है और आपको बोला गया कि उसके जितने भी रूट्स हैं उनका सेट, तो उनका रूट्स जो अगर हम निकालेंगे तो भी आपका क्या होगा, तो वो भी आपका होगा क्या, सेट बनेगा। जैसे अगर मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया गया कि x² + 4 प्लस लिखा हुआ है क्या 4x = 0, और इसका अगर हमको मान लीजिए बोला गया कि इसका जो भी क्या होगा सोल्यूशन होगा इसका सेट बनाइए, तो वहाँ पर हम उसका सोल्व करके x का वैल्यू निकाल लेंगे, उसका हम सेट लिख सकते हैं। जैसे आप क्लास 10th में पढ़े होंगे कि इसका जो है आप सेट लिखिए जिसका सोल्यूशन है। जैसे अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन दे दिया, उसका आपसे बोला गया कि सोल्यूशन ऑफ सेट्स आप बनाइए, तो वहाँ पर हम बनाते थे। तो उसी तरह से तो भी आपका क्या होगा, सेट बनेगा। तो एक एग्जाम्पल था कुछ जिसके थ्रू आपको ये बताना था कि आपको सेट्स कैसे हम जानेंगे कौन सा सेट है कौन सा सेट नहीं है, और धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ये पता हो जाएगा। ठीक है, अब हम समझेंगे इसके बाद कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कैसे करेंगे। पहले तो हम यहाँ पर जानेंगे कि सेट्स किसको बोलेंगे, किसको यानी कि हमको पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सेट है या कौन सेट नहीं है, इसको क्लासीफाई करने आना चाहिए। तो ये हम सीख चुके हैं। इसके बाद हम सीखेंगे कि उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। 2 तरीका होता है रिप्रेजेंटेशन का, तो पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट से पहले हम जान लेते हैं कुछ रिजर्व लेटर जो कुछ सेट के लिए फिक्स कर दिया गया है। तो ये हमको कुछ याद रखना है कि 7-8 है, तो इसको हम याद रखेंगे कि जब नेचुरल नंबर का सेट लिखना हो या इंटीजर का लिखना होगा तो उसके लिए हम कौन सा लेटर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये ऊपर में हेडिंग लगाया हुआ है, ठीक है ना, कि जिसे सम रिजर्व लेटर मतलब कि रिजर्व लेटर मतलब कि ये आपका क्या है कि ये फिक्स किया हुआ है कि कुछ सेट के लिए हम यही लेटर यूज करेंगे, दूसरा लेटर का यूज नहीं करेंगे। फॉर दीज सेट्स एज लिस्टेड बिलो मतलब कि नीचे ये लिस्ट करके दिया हुआ है। सबसे पहला है आपका एन, तो एन से हम किस सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर का जो सेट होगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एन से। ठीक है, आपको पता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, तो काउंटिंग जो नंबर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर नेचुरल नंबर जो होता है क्या होता है, 1 होता है, मतलब स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आपका हो गया 1, और लार्जेस्ट तो वह इनफाइनाइट होता है। नेक्स्ट है आपका जेड, तो जेड जो होता है वो द सेट ऑफ ऑल इंटीजर के लिए कहता है। इंटीजर आपको पता है कि 3 टाइप के इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, तो ये तीनों इंटीजर के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, जेड का यूटिलाइज करेंगे। जेड लिखा हुआ मतलब कि वो आपका क्या है, वो आपका इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यू है, तो क्यू हम इस्तेमाल करते हैं रेशनल नंबर के लिए। रेशनल नंबर आपको पता है कि जिस नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब कि जिस नंबर को हम रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर रेशियो से बना है, जिस नंबर को हम रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब कि P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के इक्वल, मतलब कि P/Q के फॉर्म में तो लिख सकते हैं लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इस फॉर्म में अगर हम लिख सकते हैं तो उसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे। तो रेशनल नंबर के जितने भी सेट बनेंगे उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Q से। नेक्स्ट है आपका Q, देखिए यह जो सिंबल है इसको हम इस तरह से जो लिखा हुआ है इसको हम क्या पढ़ते हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं Q प्राइम। क्या पढ़ते हैं, Q प्राइम। ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देना है। जब हमको इरेशनल नंबर का हमको रिप्रेजेंट करना होगा सेट, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर मतलब क्या होता है, जो नंबर जो होता है आपका P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा सकता है, जिसका स्क्वायर रूट कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर हम बोलते हैं। जो
जिसका अगर हमको रिप्रेजेंट करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, तो उसको हम लिखेंगे क्यू प्राइम से। इसको हम क्या पढ़ते हैं, क्यू प्राइम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। कीवर्ड में डैश टाइप का है तो इसको हम पढ़ते हैं क्यू प्राइम। हाँ, कहीं कहीं दूसरे बुक में बहुत सारा पब्लिकेशन का जो है अलग अलग बुक में अगर आप देखिएगा तो क्यू, ये तो पहला बात कि बहुत कम जगह पर दिया हुआ कि क्यू प्राइम से रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, कहीं कहीं भी दूसरे बुक में टी लिखा रहता है कि द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर जो होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से। तो अगर मान लीजिए कहीं पर टी से अगर रिप्रेजेंट किया हुआ है तो भी आपका क्या है, सही है। तो मतलब कि द सेट ऑफ इरेशनल नंबर जो है इसके लिए हम 2 लेटर का यूटिलाइज कर सकते हैं। पहला आपका हो गया क्यू प्राइम हो गया, क्या हो गया, क्यू प्राइम। मतलब कि क्यू सिर्फ अगर लिखा हुआ है तो वो किसके लिए है, इरेशनल नंबर के लिए है। और अगर क्यू प्राइम लिखा हुआ है इसको हम क्या पढ़ेंगे, क्यू प्राइम। या टी लिखा है तो ये इरेशनल नंबर को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट आर, तो आर किसके लिए, द सेट ऑफ रियल नंबर। आपको पता है कि रियल नंबर क्या होता है, तो जितना रेशनल नंबर होता है, रेशनल होता है पूरा का जो आपका क्या है, दोनों को अगर हम मिला देंगे तो ये आपका पूरा जो सेट बनेगा वो कैसे आपका होता है, रियल नंबर होता है। मतलब कि रियल नंबर बेसिकली 2 पार्ट में होता है। रियल नंबर बेसिकली 2 पार्ट में आपका हो गया, रेशनल और इरेशनल। और आपको पता है कि रेशनल और इरेशनल को बहुत सारे पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये पूरा जो आपका सेटअप होता है उसी को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर के लिए हम आर लेटर का यूज करेंगे। जेड प्लस अगर लिखा, देखिए जेड से हम जानते हैं कि जेड से किसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर को। अगर जेड प्लस लिखा मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर जेड माइनस लिखा है तो नेगेटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करेंगे। क्यू प्लस लिखा हुआ है तो द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। मतलब कि क्यू मतलब हम जानते हैं क्यू मतलब क्या होता है, रेशनल नंबर। और अगर वहाँ पर प्लस लिख दिया गया, क्या लिख दिया गया, प्लस, तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा पॉजिटिव रेशनल नंबर। आर प्लस द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। आर प्लस हो जाएगा तो आर से हम जानते हैं कि रियल नंबर को करते हैं, लेकिन आर प्लस अगर हो गया तो क्या हो गया, पॉजिटिव रियल नंबर हो गया। सी, द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको 11th क्लास में एक चैप्टर ही पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर से। बेसिकली हम बताते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जैसे मान लीजिए रूट में अगर -2 लिखा हुआ है तो ये पॉसिबल नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर को ही हम कहते हैं क्या, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। तो आगे 11th क्लास में 7वें या 8वें चैप्टर में हमको ये पढ़ना है, तो आगे चल के इसको हम पढ़ेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जान लीजिए कि जो इमेजिनरी नंबर होता है, हम लोग जो नंबर होता ही नहीं है, क्योंकि ये सब जो आपका रेशनल इरेशनल हो गया, आप इसको हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। मतलब कि जो नंबर इस फॉर्म में अगर लिखा है, जैसे मान लीजिए कहीं पर आपको लिखा हुआ मुझे 5 + 3i, तो इस तरह का इसको आयोटा वाले नंबर कहते हैं। यहाँ पर इसको हम आयोटा पढ़ते हैं। तो यह जो नंबर होता है आपका क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो इसका जो भी आपका क्या होगा, सेट होगा, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ रिजर्व लेटर है जो आपको याद रखना है। हाँ, एक बात और, कभी जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिख दिए क्या कि एन, जैसे सी का मतलब यहाँ पर हम लिख दिया सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिए, या मान लीजिए क्यू का मतलब लिख दिया सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। अगर मान लीजिए कोई सेट अगर हम बनाए रहे हैं और वहाँ पर हम लिख रहे थे ना, और वहाँ पर मान लीजिए कि रेशनल नंबर नहीं है और वहाँ पर हम उसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या वो गलत होगा, तो नहीं, गलत नहीं होगा, वहाँ पर भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर से बताते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए हम सेट कोई चीज़ का बना रहे हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर हम शुरू किए हैं ABCD से, ABCDEF जैसे हम लिखना शुरू किए हैं। और मान लीजिए कि आगे चल के वहाँ पर आगे क्यू तक का नंबर आ गया, तो वहाँ पर हम क्यू से रिप्रेजेंट कर दिए। मान लीजिए कि वहाँ पर टी आ गया तो टी से रिप्रेजेंट कर दिया, आर से, तो वहाँ पर वो गलत नहीं होगा, ठीक है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए रिजर्व लेटर ये है, ठीक है, अब मान लीजिए कि रिजर्व लेटर है, वहाँ पर हमको नंबर नहीं मिला हमको, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि हमको पता है कि एन मतलब क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर होता है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर होता है। और मान लीजिए कि हम जो क्या किए कि हम एक सेट बनाए, जैसे मान लीजिए कि ABC वॉवेल का AEIOU, या मान लीजिए कि हम लिखे फर्स्ट 5 लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट, 5 लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट लिखिए मुझे, जैसे मान लीजिए कि A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया और E, ठीक है। ये क्या है, फर्स्ट 5 लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट है। इसको हम रिप्रेजेंट कर दिए N से, तो क्या यह गलत होगा, तो नहीं, ये सही, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर हम इसको N से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए कि हम टिकट रिजर्वेशन कराते हैं, हम रिजर्वेशन कराते हैं कहीं जाने के लिए, और अगर मान लीजिए कि हम वहाँ पर नहीं जा पाए, ठीक है ना, तो वहाँ पर तो दूसरा आदमी यहाँ के बैठ ही सकता है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम अभी नेचुरल नंबर को, अगर मान लीजिए कि एक ही क्वेश्चन हमको दिया है और वहाँ पर हमको क्या किया गया कि नेचुरल नंबर को भी रिप्रेजेंट करना है, और वहाँ पर ये फर्स्ट 5 लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट को भी हमको रिप्रेजेंट करना है, फर्स्ट 5 लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट को भी रिप्रेजेंट करना है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, तो वहाँ पर हम इसको एन से रिप्रेजेंट नहीं करके दूसरा लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, ए से रिप्रेजेंट कर देंगे, बी से कर देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि सिर्फ हमको बोला गया है कि फर्स्ट 5 लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट को आपको क्या करना है, सेट को रिप्रेजेंट करना है, तो वहाँ पर हम इसको अगर एन से लिख दिए या क्यू से लिख दिए तो वहाँ पर आपका गलत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पहले कि
सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ABCD के कैपिटलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये आपको कुछ रिजर्व लेटर आपको याद रखना है, और उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखते हैं आगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट मतलब कि सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब सेट को हम कैसे संकेत सूचित करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, इसी को हम कहते हैं हिंदी में, इसी को हम अंग्रेजी में कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, मतलब कि सेट को प्रदर्शित करना। तो लिखा हुआ कि देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ सेट्स, मतलब कि सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 मेथड होता है। किसको रिप्रेजेंट करने का, सेट, मतलब सेट को अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो इसका 2 मेथड होता है, 2 विधि होता है। तो सबसे पहला जो मेथड है वो आपका क्या है, रोस्टर फॉर्म। पहला जो मेथड है वो क्या है, रोस्टर फॉर्म, या इसी को हम क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म का मतलब ये हुआ कि हम इसको एक टेबल में क्या करेंगे, एक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस यह जो आपका फॉर्म है इसमें हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो लिखा हुआ है कि इन दिस मेथड, मतलब कि इस मेथड में, मतलब कि यह विधि में हम क्या करते हैं, इन दिस मेथड का मतलब हुआ कि इस विधि में ए सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय लिस्टिंग। लिस्टिंग मतलब होता है क्या कि एक लिस्ट तैयार करना, सारणी तैयार करना जिसको हम बोलते हैं। तो ए सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स। एलिमेंट्स हम आपको कल बताए थे कि जैसे अगर हम सेट लिखे हैं तो सेट में जितने भी मेंबर होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम पॉइंट्स बोलेंगे, या उसी को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। तो जो एलिमेंट होगा उसको हम सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने का मतलब होता है क्या होता है, अलग करना, उसको अलग अलग करना। तो सेपरेटेड बाय कॉमाज, माने कॉमा दे करके हम उसको क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए हम लिखेंगे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर को अगर हम लिखेंगे तो उसको हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम क्या किए हैं, तो यहाँ पर हम कॉमा दे के हम इसको सबको क्या कर दिए, सेपरेट कर दिए, मतलब क्या कर दिए हैं, अलग कर दिए हैं। मतलब कि ये 1 अलग हो गया, 2 अलग हो गया, 3 अलग हो गया। तो ये यहाँ पर हम इसको क्या कर दिए हैं, सेपरेट कर दिए हैं, अलग कर दिए हैं। तो सेपरेटेड बाय कॉमा, मतलब कि कॉमा दे करके हम उसको अलग करेंगे। एंड इनक्लोज, इनक्लोज का मतलब होता है बंद करना। इनक्लोज का मतलब क्या होता है, बंद करना। तो इनक्लोज देम बाय, मतलब किसको इनक्लोज करना है, देम बाय, किससे करना है, कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट हम मिडिल ब्रैकेट को कहते हैं, किसको कहते हैं, यह जो ब्रैकेट है इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। यहाँ पर हम इसका सिंबल भी दे दिए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट, या इसी को हम क्या बोलते हैं, मिडिल ब्रैकेट। हिंदी में हम इसको मध्यम ब्रैकेट कहते हैं। तो इससे हम इसको क्या कर देंगे, इनक्लोज कर देंगे। तो यही जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म, या इसी को हम क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म। दोनों नाम एक, दोनों का मतलब एक ही होता है, रोस्टर फॉर्म का ही या टेबुलर फॉर्म का ही। ठीक है, तो ये पहला मेथड हो गया। अब इसमें कुछ बात का आपको ध्यान रखना है। पहला बात आपका क्या है, नोट फर्स्ट में आपका लिखा हुआ है, व्हाइल राइटिंग द सेट, मतलब कि जब आप सेट को राइट कर रहे हैं, मतलब कि सेट को आप लिख रहे हैं किस फॉर्म में, इन द टेबुलर फॉर्म, मतलब कि टेबुलर फॉर्म में आप जब सेट को लिख रहे हैं, एन एलिमेंट इज नॉट रिपीटेड, मतलब कि जो एलिमेंट जो है, मतलब जो मेंबर जो है सेट का, उसको हमको रिपीट नहीं करना, मतलब कि दोबारा से हमको नहीं लिखना है। जैसे मान लीजिए कि हमको कोई वर्ड दे दिया गया, जैसे हमको कोई वर्ड दे दिया गया, मतलब समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक वर्ड है मैथमेटिक्स, मान लीजिए मैथमेटिक्स। तो ऐसे इसमें कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब कि इसमें 11 लेटर है मैथमेटिक्स वर्ड में। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर एक जैसा वर्ड कितना है, तो ये एम यहाँ पर है, फिर एम यहाँ पर है, 2 बार रिपीट है, ए यहाँ पर है, ए यहाँ रिपीट है 2 बार, टी यहाँ पर है, यहाँ भी टी है। तो इस तरह से कुछ लेटर को हम जो देख रहे हैं वो क्या है, रिपीट है, क्या है, रिपीट है। लेकिन जब हमको अगर हमको लिखना होगा कि द सेट ऑफ लेटर ऑफ मैथमेटिक्स वर्ड, मतलब कि जो मैथमेटिक्स वर्ड है इसका अगर हमको सेट बनाना होगा तो हम क्या लिखेंगे, तो हम सेट को लिखेंगे, एम लिख दिए, उसका मान लीजिए ए है तो ए लिख दिए, टी लिख दिए, एच लिख दिए, ई लिख दिए। अब ई के बाद फिर यहाँ पर एम है, ई के बाद फिर यहाँ पर क्या है, एम है। तो हम पहले लिख चुके हैं, तो अब यहाँ पर हमें नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अगर हम एम लिख देंगे तो एम यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है हमको नोट में या लिखा हुआ है, व्हाइल राइटिंग द सेट इन टेबुलर फॉर्म एंड एलिमेंट इज नॉट रिपीटेड, मतलब कि जो भी इसमें एलिमेंट होगा उसको हमको रिपीट नहीं करना है। तो इसलिए यहाँ पर हम एम को रिपीट नहीं करेंगे। उसके बाद ए है तो ए भी यहाँ पर हम लिख चुके हैं, टी तो टी भी लिख चुके हैं, आई तो आई लिखेंगे, सी और यहाँ पर लिख दीजिए इस। तो इस तरह से जो भी लेटर यहाँ पर दोबारा या 2 बार या 3 बार, जो 2 टाइम्स या 3 टाइम्स वो क्या होगा, रिपीट होगा, उसको हमको यहाँ पर जब सेट उसका हम लिख रहे हैं उसके लेटर का, तो उसको हमको रिपीट नहीं करना है। तो फर्स्ट जो आपका नोट था ये कहता है। सेकेंड आपका क्या है, तो सेकेंड है आपका ऑर्डरिंग ऑफ एलिमेंट डज नॉट मैटर। ऑर्डरिंग ऑफ एलिमेंट,
ऑर्डरिंग ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? तो ऑर्डरिंग ऑफ एलिमेंट्स का मतलब ये होता है कि उसको जो ऑर्डर में हम लिख रहे हैं, ऑर्डर में लिखने का मतलब क्या है कि पहले यहाँ पर हम एम लिखे हैं, ए लिखे हैं, टी लिखे हैं, एच लिखे हैं, ई लिखे हैं, आई लिखे हैं, सी लिखे हैं, एस। इसको हम अगर आगे पीछे करके भी अगर लिखेंगे, जैसे हमारे कोई बच्चा पहले टी लिख दिया है, उसके बाद ए लिखा है, उसके बाद आई लिखा है, उसके बाद ई लिख दिया है, आगे पीछे जैसे करके लिखा है उससे कोई मैटर यहाँ पर नहीं है, वो आपका गलत नहीं है, वो दोनों सेटअप का क्या है? इक्वल है। अब जैसे मान लीजिए किसी को हम लिख दिए क्या, सी लिख दिए, एस लिख दिए, ए लिख दिए, एम लिख दिए, टी एच ई और यहाँ पर हम लिख दिए आई, तो ये दोनों सेट जो यहाँ पर होगा, ये दोनों सेट क्या होगा? इक्वल। क्यों? क्योंकि इसको दोनों मेंबर यहाँ पर क्या है? इक्वल है। ऑर्डर आगे पीछे है उससे कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये दो बात हमको याद रखना है। पहला बात क्या कि जब भी हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या करेंगे? कॉमा दे करके उसको हम सेपरेट करेंगे, जो भी उसमें एलिमेंट होगा, जो मेंबर होगा उसको हम क्या देंगे? कॉमा दे करके सेपरेट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? मिडल ब्रैकेट मतलब कि जो कर्ली ब्रैकेट होता है उसको हम क्या कर देंगे? इनक्लोज कर देंगे, मतलब कि बंद कर देंगे। आगे हमको नोट में दो बात याद रखना है। पहला कि यहाँ पर जो भी एलिमेंट होगा उसको हमको रिपीट नहीं करना है। दूसरा बात क्या कि ऑर्डर हम आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, तब आपका गलत नहीं है। ठीक है, तो ये दो बात हो गया। अब जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। हम पहले क्या करते हैं? मिटा देते हैं। ये सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल आपका है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। मतलब नीचे बहुत सारा क्वेश्चन अभी हम लिखेंगे, यहाँ पर एक ही क्वेश्चन लिखे हैं हमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24। फैक्टर्स आपको पता है, फैक्टर्स होता है मतलब कि वो नंबर जब किसी दूसरे नंबर को क्या करते हैं? डिवाइड करके वहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाए? 0। जैसे अगर मान लीजिए कि हमसे बोला गया अगर कि 4 का आप फैक्टर लिखिए, 4 का क्या लिखिए? फैक्टर। तो 4 का फैक्टर हम क्या लिखेंगे? तो 4 का फैक्टर हम लिखेंगे 1 कि 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 लिखेंगे और क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। अगर मान लीजिए हमसे बोला गया 16 का फैक्टर लिखिए, 16 का फैक्टर, तो 16 का फैक्टर लिखने का मतलब सीधा सा ये हुआ कि 16 जो है मतलब कि 16 जो है वो कौन कौन नंबर से डिवाइड होगा वो आपको लिख देना है। तो 16 जो है सबसे पहले 1 से तो सब नंबर डिवाइड होगा, 2 से यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, 4 से, 8 से और किससे? 16 से। मतलब कि 1, 2, 4, 8 एंड 16 जो हो गया, ये ऑल जो है ऑल दोज आर फैक्टर्स ऑफ 16। मतलब कि ये सब जो है क्या है? 16 का फैक्टर है। मतलब कि अगर हम 1 से भाग करेंगे, 2 से करेंगे, 4 से करेंगे, 8 से करेंगे, 16 से, तो सब केस में क्या होगा? रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब कि शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर का फैक्टर क्या होता है? लिमिट होता है। वही मल्टीपल जो होता है क्या होता है? अनलिमिट। मल्टीपल मतलब कि मल्टीपल करके, जैसे मान लीजिए 5 का मल्टीपल आपको लिखने के लिए बोला गया, 5 हो गया, 5 टू 10, 15, 20, 25, 30, इस तरह से आगे जाते जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। लेकिन वही अगर आपको मान लीजिए बोला गया कि फैक्टर लिखने के लिए कि आप लिखिए 5 का फैक्टर लिखिए या 10 का फैक्टर लिखिए या किसी भी नंबर का फैक्टर लिखिए, तो फैक्टर जो होता है क्या होता है? फाइनाइट नंबर में होता है। मतलब कि वो नंबर जो होता है निश्चित होता है। जैसे यहाँ पर हम 16 का फैक्टर कितना लिखे हैं? 1, 2, 4, 8, 16, मतलब कि 5 है, तो इसका 5 ही फैक्टर होगा। ऐसा नहीं कि कोई इसको 6 कर देगा या कोई इसको 7 कर देगा या घटा करके 3 ही कर देगा, ऐसा नहीं होगा। कि यहाँ पर जो है नंबर ऑफ फैक्टर 5 है, किसका? 16 का। मतलब कि 16 का जो फैक्टर का संख्या है वो कितना है? 5 है, तो 5 ही रहेगा। ठीक है, 4 का उसी तरह से, मतलब कि यहाँ पर हम 4 का देखें तो 4 का कितना फैक्टर है? 3 फैक्टर, तो 3 फैक्टर ही होगा। तो किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है वो क्या होता है? तो किसी भी नंबर का फैक्टर जो होता है वो फाइनाइट होता है, मतलब निश्चित होता है। तो फैक्टर का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। तो लिखा हुआ है कि सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24, मतलब कि 24 कौन कौन नंबर से डिवाइड होगा, कौन कौन नंबर से डिविजिबल होगा, उसका जो सेट होगा वो हमको लिखना है। तो सबसे पहले हम ये पता कर लेंगे कि 24 का फैक्टर क्या क्या होगा। तो यहाँ पर हम सोल्यूशन में लिखेंगे, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर हम सोल्यूशन लिखते हैं। पहले हम लिख लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 24। तो फैक्टर्स ऑफ 24 लिखेंगे तो सबसे पहले 1 आपको पता है कि 1 किसी भी नंबर का फैक्टर होता है, तो 1 हो गया। 2 से भी डिवाइड होगा, क्यों? क्योंकि ये आपका इवन नंबर है। 3 से, तो आपको पता है 3 से भी होगा, 3 8 या 24, तो यहाँ पर हो गया 3, 4 6 या तो 4 हो गया। 5 से नहीं होगा, 6, 4 या 7 से नहीं होगा, 8, 8 3 या 24, तो 8 हो गया। 9 नहीं होगा, 10 11 12 होगा और एक आपका होगा 24। मतलब कि इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि 24 का यहाँ पर कितना फैक्टर है? तो 24 का फैक्टर है आपका कितना? 24 का फैक्टर है 8 फैक्टर है। ठीक है ना। तो इस तरह से यह जो फैक्टर आ गया, अब इसको हमको क्या करना है? तो इसको हमको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। हम यहाँ पर पहले क्या कर लिए? तो हम पहले यहाँ पर लिख लिए कि फैक्टर्स ऑफ 24, 1 हो गया, 2 3 4 6 8 12 एंड 24। हमको इसको क्या कर देना है? इसको हमको लिख देना है किस फॉर्म में? तो हमको लिख देना है टेबुलर फॉर्म में। और यहाँ पर सेट को किससे रिप्रेजेंट किया गया है? ए से। सेट को रिप्रेजेंट किया गया है ए से, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ए इज इक्वल टू 1
2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। इसको इनक्लोज कर देंगे किससे, तो कर्ली ब्रैकेट से, मतलब कि मिडिल ब्रैकेट। तो यहाँ पर हम इसको कर्ली ब्रैकेट से क्या कर दिए, इनक्लोज। तो यही हो गया टेबुलर फॉर्म। क्या हो गया, टेबुलर फॉर्म। ये इसी को हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। तो सबसे सिंपल एग्जाम्पल पहला था, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे और अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं टेबुलर फॉर्म में लिखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है कि b इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 70। प्राइम नंबर आपको पता है, प्राइम नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। और जिस नंबर का फैक्टर सिर्फ 2 ही होता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। मतलब कि जो नंबर इटसेल्फ एंड 1 से डिवाइड हो, मतलब जैसे 2 है तो 2 इटसेल्फ डिवाइड, मतलब कि 2 से ही डिवाइड है, नहीं तो 1 से। 1 से तो आपको पता है कि कोई नंबर आपका डिवाइड होता है। तो जो नंबर 1 और अपने से सिर्फ डिवाइड हो उसी को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। या इसको हम कह सकते हैं कि नंबर हैविंग एग्जैक्टली नंबर ऑफ फैक्टर 2 फैक्टर, मतलब कि जिसके पास सिर्फ 2 ही फैक्टर होगा उसी को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो हमको 50 एंड 70 के बीच में हमको पहले क्या करना है, तो सबसे पहले हमको ढूंढना होगा कि प्राइम नंबर कौन कौन सा है। उसको हमको क्या कर देना है, टेबुलेट कर देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 70 आर। 50 एंड 70 के बीच में कौन कौन सा आएगा, तो 51। तो 51 जो है आपका क्या है, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 52 2 से हो जाएगा। 53, तो 53 जो है वो आपका प्राइम नंबर है। 54 नहीं है, 55, 56, 57, 58, 59। 59 जो है आपका दूसरा प्राइम नंबर हो गया 59, क्योंकि 59 जो है सिर्फ 59 से नहीं तो 1 से डिवाइड होगा। फिर 60 नहीं होगा, 61 क्या हो जाएगा, 61। उसका बाद आपका 62, तो 62 जो है आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। 63 आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। 64 2 से डिवाइड हो जाएगा। 64 हो गया। 65 13 5 या 65 हो जाएगा। 66 नहीं होगा। 67, तो 67 जो है आपका नेक्स्ट प्राइम नंबर हो गया। 68 69 69 69 69 15 3 से डिवाइड हो जाएगा। 69 और 70, तो 70 भी। तो यहाँ पर हम देखें क्या कि 50 एंड 70 के बीच में मात्र आपका कितना प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर, 53, 59, 61 एंड 67। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिख दिए, प्राइम नंबर बिटवीन। ऐसे लिख देने का मतलब होता है बिटवीन, क्या होता है, इसलिए इस तरह लिख दिए इसको। तो प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 70, मतलब कि 50 एंड 70 के बीच में जो प्राइम नंबर है वो आपका कौन कौन सा है, तो 53, 59, 61 एंड 67। अब इस सेट का नाम क्या दिया हुआ है, बी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बी इज इक्वल टू 53, 59, 61, 67। और इसको हम क्या कर देंगे, कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन इन टेबुलर फॉर्म। जो आपका एक सेट था क्या, बी। बी क्या था आपका, कि सेट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 70। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट है आपका सी, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, मतलब कि हमको ऑल इंटीजर बिटवीन -3/2 एंड 11/2, मतलब कि -3/2 एंड 11/2 के बीच में जितना आपका क्या होगा, जितना आपका प्राइम इंटीजर होगा, क्या होगा, इंटीजर होगा, वही हम उसका हमको क्या करना है, सेट बनाना है। तो देखिए -3/2 है, तो -3/2 का मतलब क्या हो गया कि -1 पॉइंट क्या होगा 5, और 11/2 है, इसका मतलब क्या हो गया 5.5। मतलब कि दोनों के बीच में जो जो नंबर आएगा उसमें हम देख लेंगे कि कौन सा इंटीजर है, और उसी के साथ मतलब कि इससे ज़्यादा होना चाहिए और इससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसी का तभी तो ये बीच में आएगा, मतलब कि 1.5 से जो बड़ा होगा और 5.5 से जो क्या होगा, छोटा होगा, उसी को हमको लिखना है। अब यहाँ पर जो लिखना है, जो बड़ा होगा वो तो हम समझ गए और जो छोटा हो गया वो समझ में आ गया, लेकिन हमको इंटीजर लिखना है। आपको पता है कि इंटीजर जो होता है डेसिमल फॉर्म में नहीं होता है, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होता है। तो इसके बीच में -1.5 है, तो इसके बाद क्या आएगा 2, नहीं सॉरी, जब इधर हम जाएंगे नेगेटिव में आपका है, तो यहाँ पर -1.5 मतलब कि पीछे जाएगा तो क्या होगा 1 होगा माइनस में, फिर आपका क्या होगा 0 होगा, क्या होगा -1 होगा, फिर क्या होगा 0 होगा, क्योंकि -1.5 है, मतलब कि ये बढ़ के -1.5 इधर आया था, फिर पीछे जाना है तो 1 हो जाएगा माइनस में, फिर 0 हो जाएगा, फिर 0 के बाद आपका क्या हो जाएगा 1 2 3 4, और इसके बीच में लिखना है। तो हम यहाँ पर 5 को नहीं लेंगे, हम यहाँ पर क्या कर देंगे 5 को छोड़ेंगे, क्योंकि हमको इसके बीच का ही हमको लिखना नहीं। एक मिनट, 5 को हम लेंगे। 5 को हम क्यों लेंगे, क्योंकि 5.5 से तो पहले आएगा ना। 5.5 जो आपका क्या है, 5.5
से पहले आपका क्या आएगा 5 आएगा, उसके बाद आपका क्या होगा 5.5, तो हम 5 तक लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे -1 0 1 2 3 4 5। तो माइनस ये जो आपका सब नंबर हो गया ये आपका क्या है, तो ये सब आपका इंटीजर है, जिसमें आपका ये एक निगेटिव इंटीजर है, एक आपका जीरो इंटीजर है, और इधर का जो आपका 5 है आपका क्या है पॉजिटिव इंटीजर। मतलब कि इसके बीच में टोटल जो इंटीजर हो गया कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि यहाँ पर 7 इंटीजर है। तो अब इसको हम क्या कर देंगे, तो इसको हम टेबलेट करेंगे। तो इसका सेट का नाम क्या है यहाँ पर सी, तो लिखेंगे सी इज इक्वल टू -1 0 1 2 3 4 5। तो ये आपका जो हो गया क्या हो गया सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स हो गया बिटवीन -3/2 एंड 11/2। मतलब कि -3/2 के बाद और 11/2 के पहले जितना इंटीजर था वो आपका यही होगा। इसके बाद दूसरा आपका कोई इंटीजर इसके बाद होगा, तो हमको बाद का नहीं लिखना है, हमको इसके पहले का ही लिखना है, और इसके बाद का लिखना है, इसके पहले का हमको नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या इंटीजर। नेक्स्ट है आपका सेट ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड के। मतलब कि हमको सेट ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट आपको पता है कि ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितना भी आपका लेटर हो गया सब आपका क्या होता है कॉन्सोनेंट होता है। तो हमको कॉन्सोनेंट का यहाँ पर सेट बनाना है, और वो सेट क्या होना चाहिए, तो वो के से जितना लेटर आना चाहिए, जितना वो लेटर कॉन्सोनेंट का वो आना चाहिए वो के से पहले, प्रीसीड का मतलब क्या हो गया के से पहले का आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो के से पहले तक का जितना लेटर है उसमें उसको हम लिख लेंगे, उसमें से हम देख लेंगे कौन कौन सा आपका क्या है कॉन्सोनेंट है, फिर उसका हम क्या कर देंगे सेट बना देंगे। तो अगर मान लीजिए कि हम के से पहले का सब लेटर अगर हम लिखेंगे, के से पहले का हम सोल्यूशन लिख देते हैं, के से पहले का अगर हम सब लेटर लिखेंगे तो के से पहले का सब लेटर क्या हो जाएगा, तो मान लीजिए कि ए है, बी है, सी डी ई एफ जी एच आई जे और के। तो के से पहले का के से प्रीसीड के मतलब कि के से पहले तक है। और इसे हम देख लेते हैं, जैसे ए तो आपका वोवेल हो गया, ये आपका क्या हो गया वोवेल हो गया, बी सी डी ई आपका फिर वोवेल हो गया, एफ जी एच आई आपका वोवेल हो गया। ठीक है, मतलब कि इसमें से 3 वोवेल हो गया, मतलब कि ए ई आई इतना तक अगर हम छोड़ देंगे तो बाद जो आपका बच गया, मतलब कि जो आपका रिमेनिंग जो है इसके अलावा बी सी डी एफ जी एच और जे ये सब आपका क्या हो जाएगा कॉन्सोनेंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इसको टेबलेट करेंगे, तो हम लिख देंगे यहाँ पर डी इज इक्वल टू बी सी डी एफ जी एच जे। ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे इनक्लोज कर देंगे, हम इसको कर दिए इनक्लोज। तो ये सब आपका क्या हो गया, तो सेट ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट हो गया बिफोर के, मतलब कि लेटर जो आपका के था उसके पहले का जितना लेटर था आपका जब कॉन्सोनेंट का था उसका ये आपका सेट बन गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, मतलब कि ट्रिगोनोमेट्री में जितना आपका वर्ड है इसका आपको क्या करना है सेट बनाना है। क्या बनाना है सेट बनाना है। तो ये बहुत ईजी है, इसमें हम क्या करेंगे बता दिए थे आपको, जैसे मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल लेकर के कि जो लेटर आपका क्या है रिपीट हो गया तो उसको हमको रिपीट करके नहीं लिखना है। तो ई इज इक्वल टू यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं टी है, तो यहाँ पर टी लिख दिए, आर हो गया, आई हो गया, जी हो गया, ओ हो गया, एन हो गया, टी आर आई जी ओ एन, फिर एन के बाद भी यहाँ पर ओ आ रहा है तो ओ को हम नहीं लिखेंगे क्यों, क्योंकि पहले हम ओ लिख चुके हैं और रिपीट हमको नहीं करना है। एम तो यहाँ पर हो गया आपका एम, ई तो ई हम नहीं लिखे हैं तो ई आपका हो जाएगा, टी तो टी पहले आ चुका है तो टी नहीं लिखेंगे, आर तो आर भी पहले लिख चुके हैं और बच गया वाई तो वाई। तो ये आपका जो हो गया क्या हो गया, ये आपका हो गया सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, मतलब कि ट्रिगोनोमेट्री में जितने वर्ड प्रेजेंट है सबका यहाँ पर क्या हो गया ये सेट हो गया। तो इतना नोट कीजिए, उसके बाद आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। शॉर्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका कि ऑल पॉसिबल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया हुआ है जो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, और इसका जितना इसका हम सोल्यूशन पहले निकालेंगे। तो सोल्यूशन यहाँ पर रूट्स की जगह सोल्यूशन भी आपका लिखा हुआ रह सकता है, ये जीरोज भी लिखा हुआ रह सकता है। तो यह जो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स है, सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे तो फैक्टराइजेशन करके किसी भी मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से या किसी भी मेथड से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं इसका आप रूट निकाल लीजिएगा। जो रूट आएगा उसको आपको क्या कर देना है, तो उसको आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर में कॉमा करके क्या कर देना है आपको लिख देना है। तो इस तरह से हम वहाँ पर क्या कर देंगे, तो इस तरह से हम उसका क्या कर देंगे सेट को रिप्रेजेंट करेंगे टेबल फॉर्म। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे,
तो सबसे पहले इसको हम सोल्व कर लेते हैं किस तरीक़ा से, किसी तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 है, तो आपको रूल पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको फैक्टराइजेशन करने का कि सबसे पहले हम देख लेंगे कि यह जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में यहाँ पर है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर में माइनस 6 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 6 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 6 एक्स स्क्वायर, मतलब कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके हो गया माइनस 6 एक्स स्क्वायर। इसका फिर हम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 6 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 और 3, 2 3 या 6, 3 2 या 6। अब यहाँ पर मान लीजिए कि अगर हमको यहाँ पर जो माइनस एक्स लाना है, तो आपको पता है कि यहाँ पर बाई एडिशन या बाई सब्ट्रैक्शन, मतलब कि हम यहाँ पर माइनस करके या प्लस करके हमको यहाँ पर क्या लाना चाहिए, माइनस एक्स आना चाहिए। प्लस या माइनस करने पर हमको यहाँ पर क्या आना चाहिए, माइनस एक्स आना चाहिए। और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए माइनस 6 एक्स स्क्वायर। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम अगर 3 को हम माइनस में कर दें, 3 को हम क्या कर दें माइनस में, और 2 को अगर हम कर दें प्लस में, तो माइनस 3 प्लस अगर 2 अगर हम करते हैं, माइनस 3 प्लस 2 अगर हम करते हैं, 7th क्लास में आप सीखे होंगे इंटीजर का आप क्या ऐड सब्ट्रैक्ट। तो अगर मान लीजिए कि माइनस 3 प्लस अगर हम 2 करते हैं, साथ में हम क्या लगा देंगे यहाँ पर एक्स, क्या लगा देंगे एक्स। तो प्लस 2x और माइनस में क्या है 3x। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस एक्स, और यही माइनस एक्स हमको यहाँ पर लाना है। और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 या 6, माइनस है तो माइनस हो गया, और एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमको पता हो गया कि इसका फैक्टर क्या हो गया 2x, और यहाँ पर क्या हो गया माइनस 3x। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर जिस तरह से उस तरह से लिख दिए, और ये माइनस एक्स के बदले यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो माइनस एक्स के बदले लिखेंगे प्लस में 2x और माइनस में 3x, और माइनस 6 जिस तरह से उस तरह से रख देंगे, इक्वल टू हो गया 0। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 4 टर्म हो गया, तो ये दोनों का हम पेयर लगाएंगे। तो यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है x, तो यहाँ से अगर हम x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 2। तो x प्लस 2 अगर यहाँ पर आया है तो x प्लस 2 यहाँ पर भी आएगा, तो x प्लस 2 यहाँ पर हम लिख दिए। अब यहाँ पर हम टर्म मिला लेंगे, तो यहाँ पर माइनस 3x और यहाँ पर क्या x है, तो इसके पहले अगर हम माइनस 3 लगा देंगे तो माइनस 3 इंटू एक्स क्या हो गया माइनस 3x, और माइनस 3 में प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 6 इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया 0। इस तरह से x प्लस 2 यहाँ पर भी है, x प्लस 2 यहाँ पर भी है, तो कॉमन हो जाएगा। तो x प्लस 2 यहाँ पर हो गया कॉमन, और यहाँ से हो गया आपका x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक बार इसको जो हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा -2, और एक बार इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ गया 3। मतलब कि x का एक वैल्यू आ गया -2 और x का एक वैल्यू आ गया 3। और आपको पता है कि रूट जो होता है यहाँ पर 2 होता है। हाँ, दोनों रूट हो सकता है कि इक्वल भी हो जाएगा, लेकिन जब इक्वल होगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब इसको सेट में लिखेंगे तो हम उसको एक ही बार लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर दोनों रूट आपका अलग अलग है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, तो f इज इक्वल टू -2, 3। यही क्या हो गया, यही आपका सेट हो गया टेबुलर फॉर्म में। मतलब कि आपका क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 ऑफ इज इक्वल टू 0 का जो रूट होगा उसका ये क्या है, सेट। नेक्स्ट है आपका सेट ऑफ ऑल मंथ्स हैविंग 30 डेज। मतलब कि हमको मंथ जिसमें 30 डेज होते हैं, मतलब कि जिस महीने में 30 दिन होता है उसका हमको क्या करना है, सेट बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कर लेंगे क्या, कि हम जो 12 मंथ होता है उसमें से हम एलिमिनेट कर लेंगे कि क्या, कि कौन सा जो मंथ है उसमें 30 डेज होता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जनवरी से। तो जनवरी आपका क्या होता है 31 डेज का होता है। फरवरी आपका क्या होता है 28 या 29 का। मार्च आपका 31 हो जाता है। अप्रैल आपका जो है आपका क्या है, तो अप्रैल आपका हो गया 30। मई जून, जुलाई आपका 31 हो गया। अगस्त आपका हो गया 31। सितंबर हो गया। अक्टूबर आपका हो गया क्या 31। नवंबर, दिसंबर तो फिर आपका क्या हो जाएगा, दिसंबर आपका हो गया 31 डेज का। तो यहाँ पर इस तरह से हम यहाँ पर देखिए कितना 4 मंथ जो है, अप्रैल जून सितंबर और नवंबर जो है आपका क्या है। इसको यहाँ पर हम कैपिटल में लिखे, आप चाहे तो इसको स्मॉल में भी लिख सकते हैं, ठीक है। स्मॉल में ही हम लिख देते हैं, स्मॉल में लिखना आसान है। अप्रैल जून हो गया, सितंबर हो गया, और यहाँ पर आपका हो गया नवंबर। ये 4 मंथ्स हैं जिसमें क्या है, जिसमें 30 डेज होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, अप्रैल जून सितंबर नवंबर हो गया। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसी को हम यहाँ पर कहते हैं जी, इसको हम कर्ली ब्रैकेट से क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया, तो इस तरह से आपका ये सेट हो गया किसका, तो सेट ऑफ ऑल मंथ्स हैविंग 30 डेज। यहाँ पर सेट ऑफ ऑल मंथ्स हैविंग 30 डेज है। यहाँ पर 30 डेज की जगह 31 डेज भी हो सकता है, या यहाँ पर 28 डेज भी हो सकता है। तो सिर्फ वहाँ पर क्या आएगा, फरवरी आएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं एज द सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स। क्या लिखा हुआ है,
द सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ स्क्वायर्स। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि स्क्वायर करना। जैसे मान लीजिए 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 हो गया, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। तो ये स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब यहाँ पर ऑल इंटीजर्स हो गया। इंटीजर्स का मतलब यहाँ पर क्या हो गया ऑल। यहाँ पर ये नहीं बोला कि द सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, या ऐसा नहीं बोला गया है द सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, या इस तरह से नहीं बोला गया है द सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरो इंटीजर। यहाँ पर सिर्फ इंटीजर्स लिखा मतलब यहाँ पर हमको तीनों इंटीजर माने कि जीरो हो गया आपका, मतलब जीरो इंटीजर हो गया, नेगेटिव इंटीजर हो गया और पॉजिटिव इंटीजर, सबको यहाँ पर हमको लेना है। तो यहाँ पर हम एक बार जानते हैं कि हम कोई भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो चाहे वो क्या हो नेगेटिव नंबर हो, अगर +2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, और अगर -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4 ही होगा। मतलब कि चाहे हम नेगेटिव इंटीजर का स्क्वायर करें या हम पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करें तो मिलेगा हमको क्या, हमको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। मतलब कि स्क्वायर करने पर हमको वहाँ पर साइन सबका पॉजिटिव ही आएगा, ये बात पता हो गया। दूसरा जीरो है तो जीरो का इंटीजर, जीरो आपको पता है ना आपका नेगेटिव है ना आपका क्या है पॉजिटिव, जीरो तो सिर्फ जीरो है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर हम जीरो का स्क्वायर करते हैं तो हमको मिलेगा जीरो, जीरो का स्क्वायर किए तो क्या हो गया जीरो। अगर -1 का स्क्वायर करते हैं तभी हमको क्या मिलेगा 1, और अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तभी क्या मिलेगा 1। अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4, और अगर हम -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4। तो हमको यहाँ पर सिर्फ क्या लिखा होगा कि द सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स, मतलब कि जो स्क्वायर्स इसका होगा ना क्या होगा स्क्वायर्स, इसका हमको क्या करना है सेट बनाना है, इसका हमको क्या बनाना है सेट बनाना है। तो हम इस तरह से देखेंगे कि जीरो तो आपका जीरो ही खैर जीरो आपका हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम -1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1, तो यहाँ पर ये 1 जो है आपका यहाँ पर तो रिपीट हो जाएगा। अगर हम 1,1 करेंगे तो यहाँ पर तो रिपीट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक बार अगर मान लीजिए कि -1 के चलते -1 का स्क्वायर करके हम 1 लिखे हैं और एक बार हम 1 का स्क्वायर करके 1 लिखे हैं, तो ये तो यहाँ पर रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम रिपीट नहीं करके हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। एक ही बार क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमको पता है पहला बात ये, यहाँ पर 2 नियम है। पहला बात यहाँ पर ये हो रहा है कि यहाँ पर किसी भी इंटीजर का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा पॉजिटिव ही होगा। तो अगर हम एक बार ही लिखते हैं, अगर हम 1 को एक बार ही लिखते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पॉजिटिव के लिए भी हो गया और क्या हो गया नेगेटिव के लिए भी हो गया। और दूसरा नियम से भी हम नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि अगर हम 2 बार इसको रिपीट करेंगे तो 2 बार रिपीट करना अलाउ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पहले ही नियम लिखा हुआ है कि रिपीटेशन डज नॉट अलाउ, रिपीट करके हमको यहाँ पर लिखना नहीं होता है, एक ही बार वहाँ पर हम लिखेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जीरो, तो जीरो तो आपका जीरो का स्क्वायर हो गया, -1 का स्क्वायर या 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 हो गया, फिर 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 या -2 का स्क्वायर 4, 4 हो गया, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 का हो गया, फिर 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 या -4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 हो गया, फिर 5 का स्क्वायर 25 या -5 का स्क्वायर 25। अब इस तरह से बहुत सारा होगा, ये क्या हो जाएगा आपका आगे जाएगा, ये फाइनाइट नहीं है, ये क्या है इनफाइनाइट, क्योंकि इंटीजर से आपका क्या होता है इनफाइनाइट होता है। इसलिए इसमें हम क्या कर देंगे डॉट डॉट दे देंगे। डॉट डॉट देने का मतलब हो गया कि इसके आगे भी और ये जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये किस टाइप का सेट है, तो ये इनफाइनाइट सेट है। आगे हम लोग पढ़ेंगे जब टाइप्स ऑफ सेट, तो उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि इनफाइनाइट सेट क्या होता है और क्या चीज़ से रिप्रेजेंट किया गया है एच से। यहाँ पर हम लिख देंगे h = 0, 1, 4, 9, 16, 16 तक भी लिख कर आप डॉट डॉट दे के आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आपका हो गया क्या द सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स। तो ये क्लियर हो गया आपको। तो ये सारी जो एग्जाम्पल थे क्या था, तो ये आपका एक सेट दिया हुआ था, मतलब कि सेट का एक स्टेटमेंट दिया हुआ, सेट का क्या दिया था आपको स्टेटमेंट दिया हुआ, और उसको आपको क्या करना था टेबुलर फॉर्म में रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना था। कल हम लोग सीखेंगे कि इसका जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है सेकंड, इसका मेथड जो है सेट बिल्डर फॉर्म, उसमें हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसको आप लोग